हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड योर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में आज कुछ भी नहीं है। आपको ये बोर्ड देख करके लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं है। चलिए, आज है कुछ पदार्थ है, उसका जो विशिष्ट ऊष्मा है या उसकी जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है उसको हम लोग देखेंगे, स्पेसिफिक हीट को, है ना। कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो एक तरफ पदार्थ का नाम है, ये पदार्थ महोदय सब है, और एक तरफ में जो है उसकी विशिष्ट ऊष्मा या उसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता दी गई है। तो ये जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता दी गई है, यह अपने एसआई मात्रक जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता की होती है, जूल पर किलोग्राम केल्विन, इसी में दी गई है, जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो यह जितना भी है, यह समझ लीजिए आपका यूनिट क्या है, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन में यह दिया गया है। और यह तो जानते ही हैं कि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो एक और इधर जो है, इधर टोटल पदार्थ दिया है। तो आइए हम लोग इसको याद करते हैं। लेड है ना, लेड का इसमें हम बता देंगे, कुछ तरीका याद रह जाएगा, इसे भी आपको याद रह जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। लेड, पारा, किरोसिन, लोहा, बर्फ और जल, बस इतना सा ही चीज है। तो लेड की जो ऊष्माधारिता होती है या लेड की जो विशिष्ट ऊष्मा है वह 130 जूल पर किलोग्राम केल्विन है ना, 130 जूल पर किलोग्राम केल्विन। यह किसकी धारिता हो गई? तो लेड की ऊष्मा धारिता या लेड की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 130 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। और पारा का कितना होता है, एक बार पहले पढ़ लेते हैं। पारा का कितना होता है? तो 140 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। यह क्या हुआ? यह पारा की विशिष्ट ऊष्मा हुई। साथ ही किरोसिन भी है यहां पर, और लोहा भी है, और बर्फ भी है, और जल भी है। यह 6 चीज। तो देखिए, एक बात देखिए, लेड और पारा को आप एक साथ रखें, लेड 130, पारा 140, ठीक है। किरोसिन और लोहा को एक साथ रखें, किरोसिन 210 और लोहा 460, बर्फ 2100 और जल 4200। जल 4200 का अर्थ क्या हो गया? जल की जो ऊष्माधारिता है या जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है वह 4200 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 4200 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ठीक है। और बर्फ हो गया 2100 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। अब यहां पर क्या है, अगर आप गौर से देखते हैं, 2-4 बार पढ़ते हैं, लेड, पारा, किरोसिन, लोहा, बर्फ और जल, तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होती है, तो आप क्या कीजिए, लेड को और पारा को एक साथ ले लीजिए। लेड को और पारा को देखिए, अब आपको लगेगा लेड और पारा को, जब किसी चीज को जब हम रिलेट करके दिमाग में कोरिलेट करके रखते हैं तो वो एग्जाम में हमको तुरंत से याद आ जाता है ऑप्शन देख करके। यहां जैसे लेड है और पारा, अगर आप लेड लिखेंगे तो आप लिखेंगे LED लेड। अब पारा लिखेंगे तो मरकरी लिखा जाता है, लेकिन हम इसको अपनी देसी भाषा में जो जिस तरह हिंदी में है उसी का इंग्लिश कर दिया है हमने। लेड तो LED लेड, और पारा P फॉर पारा। इसमें क्या करना है, पहले L आया और बाद में P आया, अर्थात लेड 130, पारा 140। दोनों का कंफ्यूजन खत्म हो गया। लेड और पारा में कौन 130 होगा, कौन पारा होगा, इस चीज को डिसाइड आप इससे करेंगे। इसको देसी भाषा में लिखेंगे LED लेड, और पारा PARA पारा। अगर आप मरकरी भी लिखेंगे पारा को तो M से स्टार्ट होगा, वह भी अगर मरकरी भी लिखा जाए तो यह भी क्या है आपका, L से ज्यादा है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि पारा जब भी होगा तो लेड से ज्यादा होगा। तो सबसे कम हो गया इसमें लेड, उसके बाद पारा। अब अगर आपको पारा 140 याद है तो आपको लेड भी याद रह जाएगा। स्वाभाविक है कि इससे 10 कम है ना। जो विशिष्ट ऊष्मा पारा की है, इससे 10 कम विशिष्ट ऊष्मा किसका है? लेड का है। तो आप या तो आप पारा का 140 याद कर लीजिए या लेड का। इससे क्या होगी, आपको आसानी पड़ जाएगी। L पहले आता है, M मरकरी की बात हो या पारा की बात हो, यह L के बाद ही आता है। इसलिए 130 से ज्यादा होगा तो 140 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लेड और पारा। चलिए, यह तो हुई कि ये इस चीज की बात कि लेड और पारा का हमको विशिष्ट ऊष्मा याद है, लेकिन हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि लेड का कितना है और पारा का कितना है। तो L पहले आया तो 130 पहले होगा और पारा 140। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब है किरोसिन और लोहा, है ना। किरोसिन और लोहा, किरोसिन और लोहा में एक बात समझिए मित्र, किरोसिन 210 है ना, और लोहा 460 है। अगर आप 210 और 460 को याद रखते हैं तो अगर कंफ्यूजन होगा तो आप एक बात याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं भी होगा फिर भी आप रिलेट करके याद रखिए तो आपको याद रहेगा। किरोसिन में लोहा डूब जाएगा,
इस बात को याद रखिए, किरोसिन में लोहा डूब जाएगा, अर्थात लोहा ज्यादा होगा और किरोसिन कम होगा। जो डूबेगा उसकी वेट ज्यादा होगी, ऐसा मान लेना है। और इस तरह आपको क्या याद रखना है कि लोहा का जो होगा 460, किरोसिन का 210। अब किरोसिन और लोहा में भी आपको यहां पर अगर रिलेट कर पाएंगे तो आपको आसानी होगी याद करने में, है ना। एक बार हमने लेड और पारा को देख लिया, एक बार किरोसिन और लोहा को देख लेते हैं। किरोसिन 210, अब किरोसिन का 210 कैसे याद रहेगा? तो आप मान लीजिए किरोसिन 210 रुपया लीटर है, तो आप यह भी सवाल कर सकते हैं कि हम यह भी मान लें कि किरोसिन 460 रुपया लीटर है, तो क्या होगा? किरोसिन की विशिष्ट ऊष्मा 460 जूल पर किलो केल्विन मान लें, तो यह गलत हो जाएगी। आपको क्या याद रखना है? किरोसिन जो है 210 रुपया प्रति लीटर है। और एक बात तो यह हो गया किरोसिन को याद रखने का कि 210 रुपया लीटर प्रति लीटर क्या है? किरोसिन है। और अगर किरोसिन और लोहा में कंफ्यूजन पैदा हो तब फिर क्या करना है? लोहा भारी है, वह किरोसिन में डूब जाएगा, इसलिए लोहा ज्यादा होगा और क्या होगा? किरोसिन कम होगा। इसलिए किरोसिन तेल जो होगा, किरोसिन तेल की जो विशिष्ट ऊष्मा होगी वह 210 होगी और लोहे की जो होगी वह कितनी हो जाएगी? 460 होगी। तो आपका यह कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, लोहा और किरोसिन में कौन ज्यादा है कौन कम है। तो अब आपको समझ में आ गया कि लोहा डूबेगा किरोसिन में, इसलिए लोहा का वजन ज्यादा है। ऐसा मान करके आप मान लें कि 460 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन जो है यह लोहा का हो जाएगा और इधर आपका किरोसिन 210 हो गया। तो इससे क्या हो गया? दो दो करके आपको आसानी पड़ेगी। इससे लेड और पारा भी आपको याद हो जाएगा, किरोसिन और लोहा भी हो जाएगा। बच गया बर्फ और जल। हम साधारण रूप से फ्रिज लाते हैं घर में और क्या करते हैं? उसमें पानी डाल करके आइसक्रीम बनने के लिए छोड़ देते हैं, है ना। उसमें वो मिलाते हैं ना ऑरेंज टाइप का कुछ, तो उसको रसना मिला करके उसमें चीनी वगैरह मिला करके क्या करते हैं? उसको बर्फ में फ्रिज में रख देते हैं जमने के लिए, ताकि वो अगले दिन आइसक्रीम बन जाए। तो जल बाप होता है और बर्फ जो है इसका बेटा है। तो जल हमेशा ज्यादा होगा 4200 और जो पुत्र है वह कम होगा, और ये बर्फ कितनी हो जाएगी? 2100। तो इस तरह करके आप जल और बर्फ को भी रिलेट कर सकते हैं कि बाप तो बाप होता है, जल जब भी होगा तो बर्फ से ज्यादा होगा। और एक बात विशिष्ट ऊष्मा में हमने पढ़ाया भी था कि जल की जो ऊष्माधारिता होती है या जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह क्या होती है? बाकी पदार्थों से ज्यादा होती है। तो जल तो ऐसे भी ज्यादा है ना, जलस्य जीवनम, जल ऐसे भी ज्यादा है 4200 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। तो यहां से आप जल और बर्फ को भी एक साथ ले सकते हैं। जल और बर्फ एक साथ हो जाएगा, किरोसिन और लोहा एक साथ हो जाएगा, लेड और पारा एक साथ हो जाएगा। अब आप बताइए कोई दिक्कत है? लेड और पारा में 130 हो जाएगा लेड और 140 हो जाएगा पारा। 140 क्या है? 140 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ये हो गया। अब किरोसिन और लोहा में कोई दिक्कत है? किरोसिन 210 रुपया लीटर है, 210 और लोहा 460। बच गया जल और बर्फ, बाप बेटा है जल और बर्फ। तो जल हो जाएगा 4200, बर्फ हो जाएगा 2100 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। तो यह हम इस तरह से क्या होगा, अगर आप दो दो को लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा एक दो बार, या आप इस वीडियो को ही दो बार देखते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि हमने दो दो के क्रम में आपको रख दिया है। पूछेगा आपसे एक का और बता दीजिएगा दूसरे का भी, क्योंकि वो क्या है दिमाग में कोरिलेट किया हुआ है। जैसे ही एक पूछेंगे तो सारा खाका तैयार रहता है और फटाफट निकल जाता है। तो इस तरह करके जितना टाइम इसमें बिताएंगे उतना ही ज्यादा याद होते जाता है। जिस चीज की जो समय सीमा, जिस चीज में जितना ज्यादा लगती है, आप ही देखेंगे बचपन से लेके बड़ा तक जो मित्र जितना ज्यादा समय तक रहता है वह उतना ही याद होता है, और जो जितना कम समय तक रहता है उसको लोग उतना जल्दी भूल भी जाते हैं। तो जितना ज्यादा समय लगाइएगा, जितना याद कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। तो हमको लगता है कि आपको जो कुछ पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा थी या विशिष्ट ऊष्माधारिता थी जूल प्रति किलोग्राम केल्विन में, यह आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें कुछ तो है नहीं, लेड 130, पारा 140, किरोसिन 210, लोहा 460, बर्फ 2100 और जल 4200। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।